Welcome student, this is Fawad Hussain and today our topic is hemostasis. Second chapter from second year biology. इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आते हैं सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करेंगे, डिफिनीशन, एनवायरनमेंट, वेरिएबल एंड सेट पॉइंट, कंपोनेंट्स और फिर हम आएंगे एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हेमोस्टेसिस क्या है। हेमोस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब दो वर्ड का कम्बिनेशन है, होमो या होमियो, जिसका मतलब क्या है सेम, एंड स्टेसिस का मतलब क्या है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का यहाँ पर है मीनिंग हम लेते हैं कि स्टैंडिंग एंड सेम कंडीशन। ठीक, तो स्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है सेम कंडीशन। सेम कंडीशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन, एक ही सिमत में रहना। तो हेमोस्टेसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, सेम कंडीशन। अब इसका डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं हेमोस्टेसिस का। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस इन अ सेल और इन एन ऑर्गेनिज्म बाय मीन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म। इसका सिंपल डिफिनीशन हम कर सकते हैं कि रेगुलेटिंग ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक, मतलब कि इंटरनल कंडीशन है, इसको हम एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से रेगुलेट करते, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। मीन दैट कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो फिक्स है। फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम कहते हैं। ठीक, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये इंटरनल कंडीशन है बॉडी का। अब अगर इससे टेम्परेचर कम होता है, 36-35 पर आता है, तो हमारी बॉडी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से उस टेम्परेचर को फिर रेगुलेट करते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर जाते हैं। अगर 37 से इंक्रीज़ हो जाते हैं, 40 पर चला जाता है, लेट्स सपोज 38 पर चला जाता है, तो बॉडी उस टेम्परेचर को रेगुलेट करके वापस 37 पर लेकर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। सिंपल बात है। अब एनवायरनमेंट के हिसाब से जो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स है, तो इसका क्या मतलब है। एनवायरनमेंट जिस तरह यहाँ पर शो हुआ है कि यहाँ पर दो एनवायरनमेंट है। एक एनवायरनमेंट आ जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे पास कौन सा एनवायरनमेंट है, ये वो एनवायरनमेंट है जिसमें क्या है, जिसमें पूरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिचुएटेड और प्रेजेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो रेगुलेशन कर रहे हैं, जो हेमोस्टेसिस कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कंसिडर होगा, जिस एटमॉस्फेयर में वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिस तरह मैं एक ह्यूमन, ठीक, मैं इस एनवायरनमेंट, मेरा जो सराउंडिंग है तो वो मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल लेके यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का ये जितना भी सराउंडिंग आ जाता है तो ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं एटमॉस्फेयर आ जाते हैं। अगर वाटर एनिमल है, जिस तरह क्या है मेरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स, ठीक, फिश डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, तो वो उसका एनवायरनमेंट कंसिडर किया जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें क्या होता है, इन विच सेल्स या टिश्यू प्रेजेंट, जिसमें सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख, हमारी बॉडी के सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक, ये डिफरेंट सेल्स हैं, और ये पूरा समझो कि एक बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेल से बना होगा, लाजिम बात, इसका कंपोजिशन सेल्स है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इन विच सेल्स आर टिश्यू प्रेजेंट। अब इसमें ये जो सर्कल मैंने ड्रा की, ये सेल्स हैं। इस सेल्स का जो सराउंडिंग होता है वो हमारा क्या है, समझो वो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा। इनसाइड द बॉडी हमारा जो एनवायरनमेंट है तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट आ जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं या इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर
ये जो स्पेस है सेल्स के दरमियान, ये वाला स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, जिसमें खास किस्म का फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिडर होता है। ठीक, अब इस ऑर्गेनिज्म के बाहर जो एनवायरनमेंट है तो वो इसका एटमॉस्फेयर है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इस ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं, वो सेल्स जिस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिडर होगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरा जो सराउंडिंग है तो वो मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। मेरे बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट के जो सेल्स है, हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं, तो वो मेरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, तो उस सेल्स के हिसाब से जो इसके गियर स्पेस है तो वो मेरे लिए क्या है, मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट है। मेरे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है तो वो मेरा इंटरनल टेम्परेचर है, और ये बाकी जो आ जाते हैं वो एक्सटर्नल टेम्परेचर है। तो इन दोनों के हिसाब से रेगुलेशन होते हैं। मेरे बॉडी क्या करेगा, इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। क्या अगर बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, हम कहते हैं लेट सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 ही फिक्स रहेगा। अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आ जाए 0 पर आ जाए, ठीक, या मतलब कम हो जाए, बहुत ज़्यादा लो हो जाए टेम्परेचर, 20 पर आ जाए, 19 पर आ जाए, तो हमारी बॉडी की कोशिश होती है कि अपना इंटरनल टेम्परेचर क्या करे, वो 37 ही रखे। अगर उस के बिल्कुल अपोजिट हम देखें, ठीक, जिस तरह क्या होता है समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर उस हिसाब से रेगुलेट होता है, 37 ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता। तो उसको हम कहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। 4th नंबर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों ने समझनी है, वो क्या है, वो वेरिएबल एंड सेट पॉइंट है हेमोस्टेसिस के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो वेरिएबल है वो क्या है। तो वेरिएबल ऑफ द बॉडी हम क्या करते हैं कि इंटरनल फैक्टर दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब कि वो चेंज हो सकते हैं। ठीक, और इसमें एग्जांपल मैंने बताए हुए हैं कि क्या है, वेरिएबल ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है। वेरिएबल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। क्यों वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। जिस तरह अगर आपको स्टूडेंट के मतलब जिसको क्या हो जाए, जिसको बुखार हो जाए, तो इसका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो वो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है। ठीक, सेकंड पर आ जाते हैं कि वाटर कंसंट्रेशन इन द बॉडी। तो वाटर कंसंट्रेशन क्या है, वो भी वेरिएबल है। हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में 70% वाटर जो है वो मौजूद है, तो इसका कंसंट्रेशन अगर कम ज़्यादा हो जाए, ठीक, तो फिर वो हार्मोन है, वो इसी चैप्टर में आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर को किस तरह रेगुलेट करते हैं। ठीक, और फिर आ जाते हैं सल्यूट कंपोजिशन भी आ जाता है। ठीक, सल्यूट कंसंट्रेशन भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास सोडियम है, ठीक, क्लोरीन है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सल्यूट कंसंट्रेशन में कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर कितना है और हमारे बॉडी के अंदर साल्ट्स कितने हैं। ठीक, तो उसका भी एक स्पेसिफिक एक लिमिट रहता है। ठीक, उसी लिमिट के अंदर क्या है, हमारी बॉडी क्या है, स्पेसिफिक वर्क करता है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि वेरिएबल ऑफ द बॉडी, तो इसको स्टूडेंट ज़रा नोट करें। ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि इंटरनल फैक्टर that are influenced by external environment are called dash। तो उसको क्या कहते हैं, अभी आपको पता चला कि उसको हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि हमारे बॉडी का वो फैक्टर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का असर उस पर होता है और वो चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि एक एमसीक्यू आता है कि वो एमसीक्यू क्या है, उसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि आइडियल और नॉर्मल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नोन एज व्हाट। ठीक, तो इस आइडियल और नॉर्मल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल कौन से अभी हमने डिस्कस किए, वेरिएबल हमारे पास टेम्परेचर, वाटर या सल्यूट कंसंट्रेशन और समथिंग एल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेट पॉइंट कहते हैं। ये हमारा आ गया क्या, सेट पॉइंट। तो सेट पॉइंट क्या है, सेट पॉइंट आइडियल और नॉर्मल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है। अब मैंने आपको बताया टेम्परेचर क्या है, एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल का हमारे पास सेट पॉइंट क्या है, नॉर्मल क्या है। इस टेम्परेचर का मैंने आपको बताया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल है, तो ये सेट पॉइंट हुआ। इस वेरिएबल वाटर कंसंट्रेशन का सेट पॉइंट क्या है, 70% हमारी बॉडी का है, तो वो क्या है, वो इसका सेट पॉइंट हुआ। ठीक, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट
टॉपिक की तरफ आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ द हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में कितने कंपोनेंट बेसिक इन्वॉल्व है, और ये स्टूडेंट नोट करे, ये एमसीक्यू में बार बार पूछते हैं। ठीक, आपके होम एग्जाम में भी आता है और आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आता है। ठीक, कि कंपोनेंट, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ द हीमोस्टेसिस। तो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट क्या है, बेसिक, फिर उसको हम आगे जाकर इसके और भी सब टाइप्स बना लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास आ जाता है कि बेसिक कंपोनेंट क्या है, तो बेसिक कंपोनेंट याद रखना, और ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट है, 1, 2 एंड 3। ये 3 बेसिक कंपोनेंट किस चीज़ के हैं, हीमोस्टेसिस के हैं। और कौन कौन से, पहले देख जरा। रिसेप्टर, रिसेप्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर हम कहते हैं कि एनीथिंग दैट रिसीव द स्टिमुलस नोन एज रिसेप्टर। ठीक, कि जिस तरह आप कॉलेज में जाते हो, किसी जगह में जाते हो, वहाँ पर रिसेप्शन में एक बंदा बैठा होता है, तो वो रिसेप्शन क्या करता है, ठीक, तो उसका काम है कि रिसीव करना है। ठीक, तो हमारे बॉडी में भी इसी तरीके से हम किसी चीज़ का, स्टिमुलस का, चेंज का रिसेप्शन होता है। ठीक, रिसीव करते हैं किसी स्टिमुलस को, तो इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंसर कहते हैं। ठीक, रिसेप्टर को क्यों, ये सेंस कर सकते हैं किसी चीज़ की। हमारे पास आ जाते बॉडी में रिसेप्टर, हमारे पास आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या है, बहुत ज़्यादा रिसेप्टर है, वो आगे चैप्टर में जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब अब एग्जाम्पल में आएगा तो हमारे पास अगर रिसेप्टर की हम बात करें तो क्या है, थर्मो रिसेप्टर है। ठीक, अब थर्मो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है, इसके नाम से आपको पता है कि ये डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर को, डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस, ठीक, सेंस करेगा टेम्परेचर को। इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, कीमो रिसेप्टर है। तो कीमो रिसेप्टर किस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, लाजिम बात है केमिकल को। ठीक, केमिकल को डिटेक्ट, जिस तरह हमारे टंग में, ठीक, हम खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें आता है, किस वजह से आता है, क्योंकि हमारे टंग में टेस्ट बड होते हैं और उसके अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं जो रिसीव करता है डिफरेंट टेस्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर कहते हैं। हम स्मेल कर सकते हैं तो हमारे नोज़ में क्या है, वो कीमो रिसेप्टर लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास आ जाते हैं टच रिसेप्टर भी है, पेन रिसेप्टर भी है, ठीक, जिसको हम कहते हैं या नोसिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट रिसेप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट समझे कि रिसेप्टर क्या होता है। एनीथिंग दैट रिसीव स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करे, चेंज को रिसीव करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। द सेकंड कंपोनेंट इज कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर क्या है, कंट्रोल सेंटर हम कहते हैं कि ये वो सेंटर है जो प्रोसेस करेगा किस चीज़ को, स्टिमुलस को प्रोसेस करता है। ठीक, तो अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं कि लिविंग सिस्टम है, तो लिविंग सिस्टम में ये जो कंट्रोल सेंटर है इसको हम कंसिडर करते हैं क्या, हमारा ब्रेन। मतलब कि सिंपल हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या है, ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है डिफरेंट स्टिमुलस में, डिफरेंट टाइप के हीमोस्टेसिस में, लेकिन कंट्रोल करता है कौन, ब्रेन। ठीक, हम कहते हैं ना ब्रेन क्या है, हेड ऑफिस ऑफ द बॉडी है। ठीक, कि वो यहाँ से क्या होता है, जितने भी प्रोसेस ऑफ द बॉडी है वो कंट्रोल किए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ब्रेन क्या है, ये कंट्रोल सेंटर है, मतलब कि हेड ऑफिस है बॉडी का। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मतलब दोनों आ जाते हैं। अगर हम बात करें, ठीक, फिजिकल सिस्टम की बात करें, तो फिजिकल सिस्टम में भी हम नाम लेते हैं क्या, इंटीग्रेटर का नाम ले लेते हैं या थर्मोस्टेट का नाम लेते हैं, वो भी डिफरेंट आ जाते हैं। लेकिन लिविंग सिस्टम में आप लोगों ने याद रखना है कि क्या है, ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर। ये प्रोसेस करेगा, यहाँ से मैसेज आएगा यहाँ तक, और ये उसके बारे में सोचेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, टेम्परेचर को कम करना है या टेम्परेचर को ज़्यादा करना है। ठीक, तो ये कौन सेट करता है, ये ब्रेन करता है। मतलब ये हुआ कि ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो है ये सेट पॉइंट को रखेगा। ठीक, कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। सर्दियों में हमें क्या, हम कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जो हमें सर्दी से बचाए, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखे, हमारी बॉडी को गर्म रखे। तो वो क्या है, वो हमें ब्रेन से सब कुछ मिलता है। ठीक, ब्रेन रेगुलेट करता है। या अगर सर्दी ज़्यादा हो जाए तो शेवरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों स्टार्ट हो जाती है शेवरिंग, इस वजह से कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाए, वो बढ़ जाए। ठीक, या अगर गर्मी हो समर के सीज़न में, तो बॉडी क्या करता है, ब्रेन हमारे स्वेट ग्लैंड को मैसेज दे देता है कि पसीना निकाल दो। जब पसीना निकल जाते, स्वेट निकल जाते, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो उस हिसाब से थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हीट जो है वो स्वेट में समझो कि इवापोरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल सेंटर ब्रेन है जो कंट्रोल करता है हमारे डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस को। मतलब हीमोस्टेसिस का मेन सेंट्रल ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इफेक्टर्स थर्ड कंपोनेंट आ जाते हैं। तो इफेक्टर्स क्या है, वो इफेक्टर्स जिसको हम कहते हैं कि जो इफेक्ट करे किस चीज़ पर, ऑन वेरिएबल। ठीक, कि द कंपोनेंट ऑफ हीमोस्टेसिस दैट इफेक्ट ऑन वेरिएबल नोन एज डैश।
तो ये MCQ के लिए याद रखना इस पॉइंट को, ठीक, क्योंकि ये वेरिएबल का वर्ड जब MCQ में आ जाते हैं तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि देखो वेरिएबल मैंने आपको सिंपल बताया कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हमारे पास टेम्परेचर आ गया, वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन वगैरह, ये क्या है, वेरिएबल है जो चेंज हो सकते हैं। अब इस MCQ के हिसाब से देख कि MCQ का स्टेटमेंट हम इस तरह करते हैं कि component of the hemostasis that affect on variable known as what, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इफेक्टर कहते हैं, ठीक। और इफेक्टर में हमारे पास क्या आ जाता है, इफेक्टर में हमारे पास आ जाता है मसल्स, और मसल्स में जो एग्जांपल इसका आ जाते हैं कौन सा है, स्केलेटल मसल्स, ये हमारे पास एग्जांपल। और ये स्केलेटल मसल क्या करेगा, ये अभी हम एग्जांपल में पढ़ेंगे कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया भी कि इसकी वजह से शेवरिंग हो जाती है। जब शेवरिंग हो जाती है बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। जब बॉडी एक्टिवेट हो जाती है तो वो हीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स भी हमारे पास आ जाते हैं इफेक्टर में। और ये भी स्टूडेंट्स याद रखना, ये MCQ याद रखना, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुए हैं उसी एग्जाम में ये MCQ पूछा गया था, ठीक। कि हमारे पास मसल्स के इफेक्टर्स के कितने टाइप से, बेसिक टाइप जो है इफेक्टर्स के कितने हैं, तो वो हमारे पास मसल्स, और सेकंड नंबर पर क्या जाता है, ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो ये दोनों हम क्या कहते हैं, हमारे पास इफेक्टर्स है। ग्लैंड्स में अगर आप एग्जाम्पल ले रहे तो ग्लैंड्स में हमारे पास एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, कोई ग्लैंड ले जो हीमोस्टेसिस करते, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है क्या, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किस चीज में इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में इन्वॉल्व है, ठीक। टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब ये हार्मोन रिलीज करता है डिफरेंट टाइप थायराइड ग्लैंड, तो वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बूस्ट अप करता है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बूस्ट अप हो जाए तो हमारी बॉडी का क्या हो जाता है, हीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक, हीट प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये भी क्या है, एक इफेक्टर है। ये दो बेसिक इफेक्टर हैं। अगर हम फिजिकल सिस्टम में, जिस तरह आपकी बुक में बताया हुआ है, तो फिजिकल सिस्टम में अगर हम इफेक्टर को ले तो हमारे पास फिजिकल सिस्टम में इफेक्टर किस चीज़ को हम लेते हैं, ठीक। ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक। अगर MCQ में आ जाता है कि मसल्स, ग्लैंड, और साथ में ये नाम लिखा होगा कि हीटिंग कॉइल, तो ये भी हमारे पास क्या है, इफेक्टर है। लेकिन कौन सा इफेक्टर है, याद रखो कि ये फिजिकल सिस्टम में है, मतलब कि बाहर। अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल। तो फिजिकल सिस्टम में हमारे पास क्या है, हीटिंग कॉइल है, ठीक, और बॉडी के इंटरनल मसल ग्लैंड है, ठीक। तो ये बात है जो है आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये बेसिक टाइप क्या है, ये बेसिक टाइप है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट कॉमन सा आपके सेंस के लिए क्या MCQ बना दूँ कि अगर MCQ इस तरह जाए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, जरा सुने और से, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टर्स एक्सेप्ट, ठीक। अब जरा ऑप्शन सुने कि उस ऑप्शन में क्या है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मसल्स, नंबर सेकंड ऑप्शन जो है वो ग्लैंड्स, नंबर थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं हीटिंग कॉइल, एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं थर्मोमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक। मैं रिपीट कर रहा हूं MCQ को कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टर्स एक्सेप्ट, ठीक, और ऑप्शन मसल, ग्लैंड, हीटिंग कॉइल एंड थर्मोमीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर हमारे पास इफेक्टर नहीं है, क्यों, वो रिसेप्टर है। फिजिकल सिस्टम का क्या है, वो रिसेप्टर है, ठीक। और बाकी मसल, ग्लैंड एंड हीटिंग कॉइल जो है हमारे पास इफेक्टर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इस हीमोस्टेसिस के एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे।